नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम T20 चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि वीडियो री एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है, वीडियो का एग्ज़ाम जो पहले हुआ था उस तरह से अगर पैटर्न की बात करें तो 150 प्रश्न आते हैं 3 सेक्शन से, हिंदी, रीजनिंग और जीएस से। तीनों सेक्शन से 50-50 क्वेश्चन आते हैं जो कि 300 मार्क्स के होते हैं और 2 घंटे का समय आपको दिया जाता है। प्रीवियस ईयर पेपर इस चैनल पर सॉल्व कराए जा चुके हैं। आप सारे प्रीवियस ईयर पेपर जरूर देख लें, कैसा प्रश्न पत्र होता है और आगे कैसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आज मैं हिंदी का मॉक टेस्ट आप सभी के सामने लेकर के आई हूँ। आप लोग इसे सॉल्व कीजिए मेरे साथ और अपना स्कोर कमेंट करके बताइए कि आपको ये प्रश्न आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर ये प्रश्न नहीं भी आते तो अभी परेशान मत हो, ये मॉक टेस्ट है। जो भी क्वेश्चन गलत होंगे वो आप आसानी से यहाँ पर सही कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप ये कोशिश ज़रूर कीजिए कि आपकी एक सही स्ट्रैटेजी हो। डेली आप मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हों, डेली आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करके बैठे हों और आप थ्योरी भी रिवाइज करते चलें। इतने कम समय में आप एक सही रणनीति के साथ पेपर को सॉल्व कर सकते हैं और सिलेक्शन पा सकते हैं। चलिए बिना देर किए इस मॉक टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रैक्टिस सेट है, इसमें हम लोग 50 जो क्वेश्चन हैं सेम जैसे पेपर में आते हैं वैसे ही प्रश्न हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न में गद्यांश दिया गया है। 3 प्रश्न गद्यांश को देख करके सॉल्व करने होंगे। सबसे पहले इसको तरीका क्या है सॉल्व करने का ये समझिए। आप पहले क्या करें, एक बार गद्यांश को पढ़ लें, उसके बाद तीनों प्रश्नों को देख लें क्या पूछ रहा है और दूसरी बार रीड कीजिए, आपको आंसर आसानी से मिल जाएगा। चलिए पहले रीड कर लेते हैं। प्राचीन समय में भारत विश्व में शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। देश विदेश के विद्यार्थी यहाँ शिक्षा प्राप्त करने आते थे। प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत विद्यार्थी को पुस्तकीय ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करने के साथ साथ उसे शारीरिक शिक्षा भी दी जाती थी। उसे युद्ध कौशल भी सिखाया जाता था। इस प्रकार प्राचीन शिक्षण संस्थाएं या आश्रम विद्यार्थी के चहुमुखी विकास पर ध्यान देते थे। आज स्थिति भिन्न है। वर्तमान दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली सिर्फ डिग्रीधारी बेरोजगारों की भीड़ उत्पन्न कर रही है। आज के अधिकांश युवा शिक्षा प्राप्त करके भी स्वावलंबी नहीं बन पाते। उनके हृदय में देश और समाज के प्रति किसी भी प्रकार का कर्तव्य बोध उत्पन्न नहीं होता। वे अपनी प्राचीन परंपराओं का सम्मान नहीं करते। वर्तमान शिक्षा प्रणाली युवाओं में राष्ट्र गौरव की भावना उत्पन्न करने में असफल रही है। समय समय पर भारत के नीति निर्माताओं ने शिक्षा को बहुआयामी बनाने के अनेक प्रयास किए हैं। ये गद्यांश था जो हमने पढ़ लिया है। अब इसी के आधार पर प्रश्नों का उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, प्राचीन समय में विश्व में शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र था कौन? भारत, अमेरिका, रूस और चीन। अभी गद्यांश में पढ़ा है वहाँ पर भारत लिखा हुआ, इसलिए भारत उत्तर सही हो जाएगा। आंसर इज करेक्ट, राइट। अगला प्रश्न है, प्राचीन शिक्षण संस्थाएं ध्यान देती थीं। ऑप्शन ए विद्यार्थी के व्यावहारिक विकास पर, ऑप्शन बी है विद्यार्थी के स्वास्थ्य पर, ऑप्शन सी है विद्यार्थी के चहुमुखी विकास पर, या फिर ऑप्शन डी है पुस्तकीय विकास पर। और यहाँ पर सही उत्तर गद्यांश के आधार पर हो जाएगा विद्यार्थी के चहुमुखी विकास पर। अगला प्रश्न है, वर्तमान शिक्षा प्रणाली विद्यार्थियों को किस बात के लिए प्रेरित नहीं करती है? पहला ऑप्शन है रोजगार करने के लिए, दूसरा ऑप्शन है देश एवं समाज के प्रति कर्तव्य बोध के लिए, तीसरा ऑप्शन दिया गया है प्राचीन परंपराओं का सम्मान करने के लिए और लास्ट ऑप्शन है किसी के लिए नहीं। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन का ऑप्शन हो जाएगा देश एवं समाज के प्रति कर्तव्य बोध के लिए। यहाँ पर इसके लिए प्रेरित नहीं करता है। अब अगला प्रश्न वर्णमाला से है। पूछा गया है हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है, ये हमें बतानी है। 52 है, 55 है, 50 है या 54 है। इसको आप लोग रट लीजिए, ऐसा प्रश्न पूछा ही जाता है और यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा 52, 52। फिफ्थ क्वेश्चन है, ग्रीस में कौन सी संधि है? संधि विच्छेद से प्रश्न है और यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं दीर्घ स्वर संधि, गुण संधि और यड़ स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि। अब हमें इनमें से पहचानना है ग्रीस में कौन सी है। देखिए यहाँ पर अगर ग्रीस का हम संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा गिर धन ईस, और यहाँ पर देखेंगे छोटी ई प्लस बड़ी ई आपस में मिल करके क्या बनाएंगे? बड़ी ई। तो यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ स्वर संधि। याद आया? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषण है? पहला, थोड़ा, पीला या फिर एक। और सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पीला। ये क्या है? एक प्रकार की विशेषता बता रहा है, गुणवाचक विशेषण में आएगा। अन्वय का संधि विच्छेद करना है
और देख के हमें बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन ए है अन प्लस व, ऑप्शन बी है अन व प्लस या, ऑप्शन सी है अनु प्लस ए, और ऑप्शन डी है अनु प्लस ए। एक में छोटे ऊ की मात्रा लगी है और एक में बड़े ऊ की मात्रा लगी है। अब इसी में बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। और अन्वय में है अनु प्लस ए, ठीक है, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, अन्वय। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है। समता, दूसरा ऑप्शन है रक्षा, तीसरा ऑप्शन है काष्ठ, तीसरा ऑप्शन है सीमा। अब इन चारों में से हमें बताना है कौन सा उत्तर सही होगा, और आठवें का इस यहाँ पर सही हो जाएगा काष्ठ। काष्ठ एक प्रकार का पुल्लिंग है। अब यहाँ पे समता, रक्षा और सीमा तीनों क्या हैं, एक प्रकार से स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ पर कौन सा उत्तर सही होगा, सी ऑप्शन काष्ठ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। वर्तनी शुद्धिकरण के भी प्रश्न आते हैं। पहला है अहल्या, अहिल्या, अहिल्या या फिर अहिल्या। चारों ऑप्शन में से देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 9th का ए राइट है, ठीक है। अगला प्रश्न है सामान्यतः जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार एकदम टूट जाएं, वहाँ किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, ये हमें बताना है। अल्प विराम, पूर्ण विराम, योजक चिन्ह और उद्धरण चिन्ह। ये प्रश्न पिछली बार भी पूछा जा चुका है, 2016 में आया था ये हिंदी के प्रश्न पत्र में। आप इसका अगर सही उत्तर देखेंगे तो हो जाएगा बी ऑप्शन, पूर्ण विराम। जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले लेती है और विचार के तार एकदम टूट जाते हैं, वहाँ पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है हिंदी व्याकरण में संज्ञा के मुख्यतः कितने भेद हैं। 3 भेद हैं, 6 भेद हैं, 5 भेद हैं या 7 भेद हैं। इनमें से हमें बताने हैं कितने हैं। तो संज्ञा के 5 भेद हैं, ये याद रखिएगा, और इस तरह से प्रश्न संज्ञा और सर्वनाम के लिए पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस शब्द में जातिवाचक संज्ञा है। वाराणसी, जुलाहा, बुढ़ापा या फिर गिरोह। इन चारों ऑप्शंस में से हम लोग को देखने हैं कौन सा उत्तर सही होगा। यहाँ पर जो जुलाहा है यह एक प्रकार की जातिवाचक संज्ञा है। वाराणसी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, गिरोह समूहवाचक संज्ञा में आएगा, तो जुलाहा क्या हो जाएगा, जातिवाचक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अपूर्ण भूतकाल का है। जैसे पहला ऑप्शन देखिए, सुरेश गीत गा रहा था, दूसरा ऑप्शन है मोहन आया, तीसरा ऑप्शन है वह आया था, और चौथा ऑप्शन है तू गया होगा। तो 13 का सुरेश गीत गा रहा था अपूर्ण भूतकाल का है। मोहन आया, वह आया था, तू गया होगा, ये सारे पूर्ण भूतकाल में आएंगे, लेकिन अपूर्ण में कौन सा हो जाएगा, सुरेश गीत गा रहा था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है। ए सभा, बी विवाह, सी धर्म, डी विराम। और इसमें हमें बताना है कौन सा उत्तर सही है। देखिए सभा स्त्रीलिंग का शब्द है, बाकी सभी विवाह, विराम, धर्म, इन तीनों को याद कर लीजिए, एक प्रकार से पुल्लिंग है। लता का बहुवचन बताना है, लताएं, लताओं, लताएं या लतायां। इनमें से कौन सा बहुवचन है लता का, याद रखिए लता का क्या होता है, लताएं। अगला प्रश्न है वह भूख से बेचैन है, इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है। पहला है कर्म कारक, दूसरा है करण कारक, तीसरा है अपादान कारक और चौथा है संप्रदान कारक। और इसका सही उत्तर है करण कारक। करण का क्या होता है, जैसे से के द्वारा इसमें यूज़ किया जाता है। तो वह भूख से बेचैन है, तो यहाँ पर से का यूज़ हुआ है, इसलिए करण कारक। कर्म कारक के लिए जो चिन्ह यूज़ होता है, जैसे कर्ता ने, कर्ता के लिए ने होता है, कर्म को, करण का क्या हो गया, से। अगला प्रश्न है प्रयोग के अनुसार हिंदी में सर्वनाम के कितने भेद हैं। दोनों ही प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। संज्ञा के कितने भेद हैं या सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, क्रिया के कितने भेद होते हैं, विशेषण को पूछ लिया जाता है। इस तरह के प्रश्न तैयार रखिए। तो प्रयोग के अनुसार 6 हैं, 5 हैं, 7 हैं या 8 हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा सर्वनाम के 6 भेद हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम है। आप, यह, जो, हम। और इसका सही उत्तर बताना, यह जो है ये निश्चयवाचक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। ईर्ष्या, कनिष्ठ, परीक्षा या फिर भीष्म। इसमें से कौन सा है जो गलत लिखा हुआ है। आप देखेंगे भीष्म गलत लिखा हुआ, क्योंकि भीष्म होता है ना कि भीष्म होता है। तो भीष्म को कैसे लिखते हैं, बड़ी ई की मात्रा लगेगी भा में, ठीक है। अगला प्रश्न है थोड़ा पानी में थोड़ा शब्द किस प्रकार का विशेषण है। संख्यावाचक, परिमाण बोधक,
सार्वनामिक या गुणवाचक विशेषण। तो 20 का जो सही उत्तर है वह हो जाएगा परिमाण। परिमाण बता रहा है थोड़ा शब्द, इसलिए परिमाण बोधक विशेषण होगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है, जो धातु संज्ञा या विशेषण से बनती है उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है नाम धातु, दूसरा ऑप्शन है संयुक्त धातु, तीसरा ऑप्शन है प्रेरणार्थक धातु, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो धातु संज्ञा या विशेषण से बनती है उसे बोलते हैं नाम धातु। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? वह लजा रही है, दूसरा ऑप्शन है जी घबराता है, तीसरा ऑप्शन है तुम्हारा जी ललचाता है, या चौथा ऑप्शन है विपदा तुम्हें मुझे घबराती है। इन चारों में से हमें देख के बताना है कौन सा उत्तर सही होगा। यहाँ पर देखेंगे विपदा मुझे घबराती है, ये एक प्रकार की क्या है? सकर्मक क्रिया है। अगला प्रश्न है, आम खाया जाता है, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? कर्तावाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप देखेंगे 23 का हो जाएगा कर्मवाच्य। आम खाया जाता है, इसमें कौन सा वाच्य होगा? कर्मवाच्य। अगला प्रश्न है, राम खाता होगा, वाक्य में वर्तमान काल का कौन सा रूप है? सामान्य वर्तमान, ऑप्शन बी है पूर्ण वर्तमान, ऑप्शन सी है संदिग्ध वर्तमान, और ऑप्शन डी है संभाव्य वर्तमान। और हम बताते हैं इसमें क्या हो जाएगा? संदिग्ध। राम खाता होगा, इसमें क्या होगा? संदिग्ध वर्तमान होगा। अब पूछा गया अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह है। अब विभक्ति चिन्ह बताना है अधिकरण कारक का। ने है, को है, में है, या का है। आपको इसका उत्तर बताना है और इसका सही हो जाएगा अधिकरण का विभक्ति चिन्ह होता है में। अगला प्रश्न है, सामान्यतः अव्यय के कितने भेद होते हैं? 5 होते हैं, 6 होते हैं, 7 होते हैं, या फिर 4 होते हैं। सही उत्तर हो जाएगा 4। अव्यय के कितने भाग होते हैं? 4 होते हैं। किस समास में पूर्व पद प्रधान होता है? तत्पुरुष समास में, अव्ययी भाव समास में, कर्मधारय समास में, या फिर द्वंद्व समास में। इसका सही उत्तर हो जाएगा अव्ययी भाव समास जो होता है उसमें पूर्व पद प्रधान होता है। अब बताना है अगले प्रश्न में भरोसे, इसमें शब्द में जो यूज़ किया गया भरोसे शब्द में कौन सा रूप है? विशेषण है, क्रिया विशेषण है, या फिर संबंध बोधक है, या समुच्चय बोधक है। और इसका सही उत्तर है संबंध बोधक। भरोसे में कौन सा है? संबंध बोधक शब्द रूप है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? अग्नि, मयूर, फूल, या फिर वत्स। और इसका सही उत्तर है फूल। फूल को पुष्प बोलते हैं, तत्सम उसका होगा। अग्नि, मयूर और वत्स नहीं है, ये सारे तत्सम नहीं है। तो बाकी सभी तत्सम हो गए, माफ़ कीजिएगा, अग्नि, मयूर और वत्स। फूल क्या है? एक प्रकार का तद्भव शब्द है। 13वां प्रश्न है 30वें नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? आग, 14, पिया, या फिर वचन। तो 30 का आंसर हो जाएगा डी, वचन। डी ऑप्शन होगा इसका, तद्भव नहीं है वचन। बाकी सब क्या है? तद्भव है। परा उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में किया गया है? परिधि, पराजय, पराक्रम, या फिर पराभव। इसमें ऐसे ऑप्शन दिए गए हैं जहाँ पे कन्फ्यूज़न ज़्यादा हो सकता है, इसलिए ध्यान से इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ पर परिधि, पराजय, पराक्रम, पराभव में देखेंगे तो परा उपसर्ग का जो प्रयोग हुआ है वो इन तीनों में हुआ है, पराजय, पराभव, पराक्रम, लेकिन किस में नहीं हुआ है? परिधि में। मिठास में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? अस, आस, ठास, या फिर सा। तो इसमें बताना है हमें कौन सा हुआ है? आस। मिठास में आस प्रत्यय लगा है। दरबार किस भाषा का शब्द है? फारसी, अरबी, तुर्की, पुर्तगाली, इनमें से बताना है कौन सा यह है। तो दरबार में कौन सा है? आप लोग भी कमेंट करके बताइए। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, फारसी। दरबार किस प्रकार का है? फारसी शब्द। देखिए अरबी, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली सारे शब्द याद रखिए, इनके कौन कौन से शब्द होते हैं। और हर एक टॉपिक से आपको 1-2 प्रश्न इसमें मिल ही जा रहे हैं और इसी तरह का सेम प्रश्न पत्र भी आता है। नेक्स्ट है, जिन शब्दों की व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं, अर्ध तत्सम कहते हैं, देशज कहते हैं, या विदेशज कहते हैं। अगर आप इसमें देखेंगे जिन शब्द की व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता है उन्हें हम लोग देशज शब्द कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण शब्द है? चरित्र, जहर, नागरिक, या फिर गुलाब। और इनमें से बताना है कौन सा विशेषण शब्द है।
इसका सही उत्तर हो जाएगा नागरिक। नागरिक एक प्रकार का विशेषण शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं, लंबोदर, इसमें कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास या फिर द्विगु समास। तो 36 का आंसर देखेंगे बहुव्रीहि हो जाएगा। इसमें क्या होगा? बहुव्रीहि का मतलब लंबा है उधर जिसका, किसी और की तरफ इशारा कर रहा है, अर्थात प्रभु गणेश या देव गणेश के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो इस प्रकार के समास में कौन सा होता है? बहुव्रीहि समास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा पदबंध नहीं है? जैसे मिट्टी का तेल, भारत के प्रधानमंत्री, गोली से घायल बच्चे या फिर डी शेर के समान बलवान। और इसका सही उत्तर है शेर के समान बलवान, इसमें संज्ञा पदबंध नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है? पहला ऑप्शन है मेरे आते ही वर्षा होने लगी। अगला ऑप्शन देखते हैं, उसके जाने के बाद वर्षा होने लगी। तीसरा ऑप्शन है वह घर से निकला और वर्षा होने लगी। लास्ट ऑप्शन है ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी। और इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, ज्यों ही वो घर से निकला वर्षा होने लगी। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इन प्रश्न में अंतिम भाग जैसे कि है दिया गया है और इनमें क्या करना है, या रा ला वा करके दिया गया है, इनको क्रम में लगाना है। मतलब जो भी प्रश्न है वो क्रम में दिए गए। कैसे? इस प्रश्न के पहले और अंतिम भाग को क्रमशः 1 और 6 की संख्या दी गई। इनके बीच में जो अंश हैं उनको 4 भागों में बांटा गया, या रा ला वा इसकी संख्या दी गई है और चारों भाग उचित क्रम में नहीं है। इन चारों भागों के दिए गए विकल्पों में से उचित क्रम में लगाना है ताकि एक सही वाक्य का निर्माण हो सके। तो चलिए देखते हैं। पहला दिया गया है भारत जैसे हो सकता है, ये तो दोनों फिक्स हैं। अब या रा ला वा से में हम लोगों को देखना है कौन सा उत्तर सही होगा। चलिए इसको भी देख लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर दिया है भारत जैसे देशों के लिए कुटीर उद्योग अधिक जनसंख्या वाले अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकता है। अब यहाँ पर देखेंगे, इस सेंटेंस को हम बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए, इसका सही उत्तर होगा भारत जैसे, ला हो जाएगा अधिक जनसंख्या वाले देशों के लिए, फिर क्या होगा, कुटीर उद्योग अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकता है। इस तरह कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? ला, या, रा और वा, कौन सा है ये? ए ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? ए ऑप्शन है श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। अगला ऑप्शन है वहाँ भारी भीड़ लगी थी। अगला ऑप्शन है इस समय आपकी आयु 40 वर्ष की है। और लास्ट ऑप्शन है साहित्य एवं जीवन का भिन्न संबंध है। और यहाँ पर इसका उत्तर सी हो जाएगा, इस समय आपकी आयु 40 वर्ष की है। अगर यहाँ पर अशुद्धि की बात करें तो आपकी आयु 40 है या फिर आप 40 वर्ष के हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, पुरंदर किसका पर्यायवाची है? ब्रह्मा का, इंद्र का, विष्णु का या महादेव का? इनमें से पहचानना है किसका पर्यायवाची है पुरंदर। और पुरंदर किसका पर्यायवाची होता है? इंद्र का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गो शब्द का अर्थ नहीं है? पृथ्वी, गाय, स्वर्ग या फिर चतुर। इन चारों ऑप्शन में से देख के बताइए कौन सा शब्द गो का अर्थ नहीं है। और इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, चतुर। ये नहीं है, गाय है, स्वर्ग है, पृथ्वी, ये सारे किसके हैं? गो के अर्थ हैं। अगला प्रश्न है 43 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द युग्म सही नहीं है? जैसे अल्पज्ञ क्या बहुज्ञ। सेकंड ऑप्शन है अस्त का उदय। थर्ड ऑप्शन है आय का व्यय। और लास्ट ऑप्शन है उद्यम का निरुद्यम। और इनमें से बताना है सही उत्तर कौन सा है। चलिए देख लेते हैं इसको, सबके अर्थ एक बार देखते हैं पहले। अल्पज्ञ मतलब जो अल्प ज्ञानी हो, बहुज्ञ मतलब जिसको ज़्यादा ज्ञान हो, इस प्रकार। अगला देखते हैं, अस्त का उदय हो गया, आय का व्यय, उद्यम का निरुद्यम। और इसका सही उत्तर है, देखिए नहीं पूछा गया है, ये याद रखिएगा पूछा क्या गया है। तो नहीं पूछा गया है, इसमें अल्पज्ञ बहुज्ञ आपस में विलोम शब्द हैं, अस्त और उदय आपस में विलोम है, आय और व्यय है, लेकिन उद्यम और निरुद्यम ये विलोम शब्द नहीं है। अगला प्रश्न है, जो सब कुछ जानता हो, इस वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द बताना है। उसको सर्वज्ञ कहते हैं या अल्पज्ञ कहते हैं, बहुज्ञ कहते हैं या फिर अज्ञ कहते हैं। और जो सब कुछ जानता हो मतलब सर्वज्ञ हो गया।
अगला प्रश्न है 45 नंबर का, अंधे की लकड़ी। ये एक मुहावरा है और इसका सही अर्थ बताना है। इसका अर्थ है एकमात्र सहारा, अंधे व्यक्ति की लाठी, जलाने के लिए लकड़ी या उपयुक्त में से कोई नहीं। अंधे की लकड़ी का अर्थ है एकमात्र सहारा। अगला प्रश्न है करुण रस का स्थायी भाव क्या है? रति, हास, शोक या फिर क्रोध। और इसका सही उत्तर है करुण रस का जो स्थायी भाव है वो क्या है? शोक है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार का भेद नहीं है? पहला ऑप्शन है ए अनुप्रास, दूसरा ऑप्शन है यमक, तीसरा ऑप्शन है श्लेष और चौथा ऑप्शन है उपमा। इनमें से बताना है कौन सा शब्दालंकार का भेद नहीं है और इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। उपमा जो है ये शब्दालंकार का नहीं है, अनुप्रास, यमक और श्लेष तीनों हैं। अगला प्रश्न है भिन्नार्थक शब्द का चयन करना है जो कि भिन्न हो शब्द, जैसे पावक, अनिल, अनल, कृषाणु। पावक, अनल, अनिल और अनल और कृषाणु हैं। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से सही उत्तर होगा अनिल। पावक, अनल, कृषाणु ये सारे अग्नि के पर्यायवाची हैं। अनिल किसका है? वायु का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? ये हमें बताना है और इसका ऑप्शन देख लीजिए। पहला है कामायनी, दूसरा है प्रिय प्रवास, तीसरा है साकेत और चौथा है नीरजा। चारों में से देखेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा प्रिय प्रवास। ये क्या है? प्रथम महाकाव्य है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, प्रिय प्रवास। अगला प्रश्न है हिंदी में किन ध्वनियों को आयोगवाह कहते हैं? स्वर को कहते हैं, ऑप्शन बी है व्यंजन को कहते हैं, ऑप्शन सी है अनुस्वार एवं विसर्ग को कहते हैं और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। और यहाँ पर सही उत्तर है सी, अनुस्वार और विसर्ग को आयोगवाह कहा जाता है। ये वर्णमाला में पूछा गया है। देखिए वर्णमाला से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपको वर्णमाला में इस टॉपिक में कोई भी दिक्कत है तो आप एग्ज़ाम T20 चैनल पर जा कर के सर्च कीजिए। आपको हिंदी में वर्णमाला की एक क्लास मिलेगी। सिर्फ एक ही क्लास में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। दोबारा कभी आपको उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी वीडियो और एग्ज़ाम के लिए टेस्ट सीरीज़ चल रही है इस चैनल पर, आप लोग वो देखते रहिए। अभी हमने 50 प्रश्न सॉल्व किए जैसे कि प्रश्न पत्र में आते हैं और इसमें कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जो पिछले प्रश्न पत्र में पूछे गए हैं। इससे आपको ये अच्छा रहेगा कि आपको एक आइडिया मिल रहा है कैसा प्रश्न आ रहा है और आगे कैसे प्रश्न आ सकते हैं और टॉपिक भी पता चल रहे हैं किस टॉपिक से लगभग कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ये टेस्ट सीरीज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। आप इसको ज़रूर पढ़ के जाएँ क्योंकि इससे आपको मैक्सिमम प्रश्न आपको प्रश्न पत्र में देखने को मिलेंगे। समय भी आपका कम वेस्ट होगा और आप देखेंगे कि जितने कम समय में जितने जल्दी हो सकते उतने ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न सॉल्व कर लेंगे। तो ये तो अभी रही हिंदी की टेस्ट सीरीज़। बाकी सब्जेक्ट की भी टेस्ट सीरीज़ आपको ऐसी मिलती रहेगी। मॉक टेस्ट सॉल्व कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी रिवाइज कीजिए, रिवीजन के साथ साथ मॉक टेस्ट लगाइए, काफ़ी फ़ायदा आपको मिलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और लोगों को भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी लोग अपने कमेंट करके बता सकते हैं क्या स्कोर आपका रहा। धन्यवाद।